तो कैसा लग रहा है आपको सिलेक्शन के बाद? बहुत अच्छा, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते आप इस चीज़ को कि आप किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करते हैं। उम्मीद इस सेंस में कि आप जिस बैकग्राउंड से हैं और आपको लगता है कि अगर आप कोई भी छोटा मोटा जॉब भी अगर मिल जाता है, क्लर्क जॉब भी मिल जाता है, तो आपकी फैमिली के लिए वो भी एक अचीवमेंट है। और फिर अगर कंपेयर करें तो उससे बहुत ज़्यादा मुझे मिला। राइट। तो यहाँ पे जब आप टीचिंग कर रहे थे, फिर अपने आपने खुद से सेल्फ स्टडी करके जैसे बीपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी, तो वो कैसे स्टार्ट हुआ था एग्जैक्टली? तो 2019 में वो लोग चर्चा कर रहे थे कि बीपीएससी का एग्ज़ाम 64वीं का आया था और मुझे उतना आइडिया भी नहीं था। मैं न्यूज़पेपर में देखा कि ज्योग्राफी ऑप्शनल से सिलेक्शन अच्छा खासा हुआ है। तो मैं सोचा कि मेरा भी अब ज्योग्राफी ही रहेगा। यही स्ट्रेटजी था कि पॉलिटी का बुक चाहिए, तो मैं गूगल करता था बेस्ट बुक ऑन पॉलिटी और वो बुक लेके चला आता था। लेकिन मेरा मानना है कि ये एक कमी थी मेरी, जो इतना समय लगा इस चीज़ को अचीव करने में। न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर मैगजीन से भी काम चल जाएगा, न्यूज़पेपर ना पढ़ें तो? मैगजीन ज़रूरी है। मैगजीन इसलिए कि चीज़ों को काफ़ी हॉलिस्टिक वे में उसमें दिया रहता है। ओके। तो ओवर द ईयर आपने कैसे अपने टाइम को बना के रखा शेड्यूल को तैयारी के लिए? शेड्यूल जो था मेरा, मॉर्निंग 5:30 में उठे जाना है। न्यूज़पेपर मेरा 5 बजे आ जाता है। 2.5 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद 7 बजे से लेके 11 बजे तक, मतलब 10:30 तक क्लास होता था मेरा बीपीएससी का, तो मैं क्लास लेता था। ओके। सो लास्ट में जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम यूथ जो है वो ओपन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, तो कम से कम उन टॉपिक्स पे हमें ओपन होना चाहिए, खासकर लव अफेयर्स को लेके। जब मैं कॉलेज में था तो मेरा एक जूनियर ने सुसाइड कर लिया था मेरे बगल के रूम में, तो लव अफेयर्स की वजह से गार्जियंस को भी इस पर टॉक करना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट और फ्रेंड्स। अभी हमें पटना में और अभी हमारे साथ हैं मृगांक कुमार सर, जिनका बीपीएससी में 35 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। सो आज हम इनकी जर्नी जानते हैं। इनका ये 5th अटैम्प्ट था और इन्होंने बीपीएससी की ही तैयारी करी है। सो इनको इतना टाइम क्यों लगा, क्या राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए, इनके आज हम एक्सपीरियंस से जानते हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। थैंक यू सर। मेरा नाम मृगांक है और ये मेरा 5th अटैम्प्ट था। 5th अटैम्प्ट में मैंने मेरा रैंक 35 था इस बार और फाइनल में सिलेक्ट हुआ। मैंने ग्रेजुएशन किया है मैथ से और बीच में मैंने एलएलबी भी किया पटना लॉ कॉलेज से। और ओके। सो आपने ये बीपीएससी की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी थी? सर शुरुआत में मेरा, जब मैं ग्रेजुएशन पास आउट हुआ तो उस समय मेरा यह था कि कोई भी जॉब हो जाए। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जॉब हो कोई भी। और उस समय परिवार की जो स्थिति थी, जॉब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। फिर मैं टीचिंग लाइन में चला गया। हाँ, मैं बच्चों को पढ़ाता था वाराणसी में। फिर कुछ स्थिति और ख़राब हुई परिवार की, तो मैं घर चला आया वापस। उस दौरान मैं फिर जब थोड़ी ठीक हुई तो मैं वापस पटना आया। यहाँ आया तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो बीपीएससी के बारे में चर्चा कर रहे थे कि ये 64वीं बीपीएससी का रिज़ल्ट आया हुआ था उस टाइम। हाँ, तो उसके चर्चा कर रहे थे और वहाँ से मुझे लगा कि मुझे भी एक अटैम्प्ट देना चाहिए। और प्रीलिम्स, मुझे लगता था कि अगर प्रीलिम्स भी क्वालिफाई कर लूँगा तो किसी ना किसी कोचिंग में मुझे रख ही लेंगे। हाँ, कि प्रीलिम्स क्वालिफाइड है, नहीं पटना में रखेंगे, मेरे अपने होम डिस्ट्रिक्ट में तो रख ही लेंगे। तो ये सोच के मैं सोचा कि चलो एक अटैम्प्ट दे लेता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि बीपीएससी 17th का प्रीलिम्स एंड यूपीपीसीएस 2024 का प्रीलिम्स हो चुका है। साथ ही साथ बीपीएससी 69th का फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है। तो इस बार आप सभी को पता है कि पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला से उज्जवल कुमार रैंक 1 हासिल की है। इसके अलावा 100+ सिलेक्शन पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला से हुए हैं। और इतना ही नहीं, पीडब्ल्यू बीपीएससी एंड यूपीपीसीएस वाला के बीपीएससी 71st एंड 17th बीपीएससी मेंस के लिए बैचेस आ गए हैं। साथ ही साथ यूपीपीसीएस 2025 के बैचेस आ गए हैं। इन बैचेस में आपको मिल रहा है लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। अगर आपको इस डिस्काउंट पर और भी डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड S1500 यूज करें तो सारे बैचेस पे आपको 1000 तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। बीपीएससी के अगर मैं बैचेस के बारे में बताऊं, जैसे जो सक्षम 3.0 फाउंडेशन बैच है जो कि 71st बीपीएससी के लिए है, जिसका एक्चुअल प्राइस 9,999 रुपए है, लेकिन अभी डिस्काउंट के साथ आपको 4,999 रुपए में मिल जाएगा। प्रथम 3.0 हिंदी फाउंडेशन बैच है जो कि 71st बीपीएससी के लिए है, इसका भी सेम प्राइस है, आपको मिल जाएगा 4,999 में डिस्काउंट के साथ। आगे अगर मैं आपको यूपीपीसीएस के बैचेस के बारे में बताऊं
तो सर्व सक्षम यूपीपीएससी 2025 इंग्लिश बैच है जिसका एक्चुअल प्राइस 9,999 रुपए है, लेकिन आपको डिस्काउंट के साथ 4,999 रुपए में मिल जाएगा। प्रथम 3.0 यूपीपीएससी 2025 हिंदी बैच है, इसका भी प्राइस सेम ही है 4,999 डिस्काउंट के साथ। ऊर्जा यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच हिंदी में है ये आपको, जिसका एक्चुअल प्राइस है 6,999 रुपए, लेकिन डिस्काउंट के साथ आपको ये बैच 1,999 रुपए मिल जाएगा। इसके अलावा यूपीपीएससी 2025 के लिए यासबी बैच इंटीग्रेटेड बैच हिंदी में, जिसका एक्चुअल जो कॉस्ट है 7,999 रुपए है, लेकिन डिस्काउंट के साथ आपको ये 3,999 में पड़ जाएगा। इसके अलावा यूपीपीएससी 2025 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश में है, जिसका आपको डिस्काउंट के साथ प्राइस मिलेगा 3,999 का। मार्गदर्शन जो बैच है ये भी आपको 3,999 में मिल जाएगा। इसी प्रकार से यूपीपीएससी मेंस के बैचेस भी हैं। ओके सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बीपीएससी एंड यूपीपीएससी के बैचेस के डिटेल दे दी है, जो कि पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला, पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला के द्वारा रन किए जाते हैं, जो कि काफी अफोर्डेबल प्राइस में। और आप सभी को पता होगा कि इनकी जो फैकल्टीज हैं बहुत ही अच्छी होती हैं, टॉप क्वालिटी के साथ आपको वीडियो कंटेंट के साथ स्टडी मटेरियल मिलता है। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके इनरोल करें और अपना ड्रीम गोल अचीव करें, चाहे आपको कलेक्टर बनना हो, डीएसपी बनना हो, या फिर अदर स्टेट सर्विसेज में जाना हो। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो आपने गैप लिया है क्या बीच में? जैसे आपने बताया आप टीचिंग करने लग गए थे। हाँ, मैं 2017 के बाद दो साल टीचिंग किया, एक साल वाराणसी में, एक साल अपने होम टाउन में, और फिर मैं पटना आ गया। पटना आने के बाद मुझे अपने स्टडी के खर्चे भी उठाने थे, घर से पैसा आता था, लिमिटेड थे, तो यहाँ पर भी मैंने इंस्टीट्यूट में पढ़ाया। मैं फिजिक्स पढ़ाता था 9th-10th के बच्चों को। 3 साल मैंने फिजिक्स पढ़ाया। उसी दौरान मैंने एलएलबी भी किया और बीपीएससी की तैयारी भी उसी में कंटिन्यू रखी। ओके, तो आपने ग्रेजुएशन आपने कब किया था? 2017 में। 17 में आपका ग्रेजुएशन हो गया था। तो अभी फाइनली आपको 35 रैंक के साथ सिलेक्शन हो गया। आई थिंक डीएसपी मिला है, क्या मिला आपको? फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ओके, तो कैसा लग रहा है आपको सिलेक्शन के बाद? बहुत अच्छा, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते आप इस चीज़ को कि आप किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करते हैं। उम्मीद इस सेंस में कि आप जिस बैकग्राउंड से हैं और आपको लगता है कि अगर आप कोई भी छोटा मोटा जॉब भी अगर मिल जाता है, क्लर्क जॉब भी मिल जाता है, तो आपकी फैमिली के लिए वो भी एक अचीवमेंट है। और फिर अगर कंपेयर करें तो उससे बहुत ज़्यादा मुझे मिला। राइट। तो यहाँ पे जब आप टीचिंग कर रहे थे, फिर अपने आपने खुद से सेल्फ स्टडी करके जैसे बीपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी, तो वो कैसे स्टार्ट हुआ था एग्जैक्टली? तो 2019 में वो लोग चर्चा कर रहे थे कि बीपीएससी का एग्ज़ाम 64वीं का आया था, और मुझे उतना आइडिया भी नहीं था। मैं न्यूज़पेपर में देखा कि ज्योग्राफी ऑप्शनल से सिलेक्शन अच्छा खासा हुआ है। तो मैं सोचा कि मेरा भी अब ज्योग्राफी ही रहेगा। और ये सोच के मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल रख लिया। फिर मैं बीपीएससी के वेबसाइट से उसका सिलेबस डाउनलोड किया और मार्केट चला गया। वहाँ अब चूँकि कोई गाइडलाइंस थे ही नहीं, कोई दोस्त भी नहीं थे कि जो तैयारी कर रहे हों, तो मैं गूगल करता था बेस्ट बुक ऑन ज्योग्राफी, और जो मुझे लिस्ट दिखाई दिया उसमें से 1-2 लेके चला आया। यही स्ट्रेटजी था कि पॉलिटी का बुक चाहिए तो मैं गूगल करता था बेस्ट बुक ऑन पॉलिटी, और वो बुक लेके चला आता था। लेकिन मेरा मानना है कि ये एक कमी थी मेरी, जो इतना समय लगा इस चीज़ को अचीव करने में, कि बिना गाइडलाइन के, बिना किसी डायरेक्शन के अगर आप पढ़ते जाते तो बहुत पढ़ लेते हैं, नॉलेज बहुत हो जाता है, बट उस डायरेक्शन में नहीं जा पाते जिधर आपको जाना चाहिए। ओके, सो आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मटेरियल्स पढ़े हैं। हाँ। कम मटेरियल्स पढ़ने चाहिए थे। राइट। तो ये बताइए कि आपने कौन सा अटैम्प्ट कब दिया था, यानी कि जिसमें आपका प्रीलिम्स हुआ हो या फिर मेंस इंटरव्यू वगैरह दिया हो, कुछ ऐसा? फर्स्ट मैंने 2019 में फॉर्म भरा 65th बीपीएससी का। तो उसमें मेरा 92 कट ऑफ था और मेरा 90 मार्क्स था। प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं था, बट वो मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशनल मोमेंट था कि हाँ मैं कर सकता हूँ, सिर्फ 2 मार्क्स से मेरा छूटा है। तो फिर सेकंड अटैम्प्ट दिया 66th बीपीएससी का, 2020 में हुआ था, और उसमें मेरा प्रीलिम्स में अच्छा मार्क्स था, 113 मार्क्स था आउट ऑफ 150। फिर मैंने मेंस दिया। मेंस के टाइम में कोविड हो चुका था, मुझे 4 मंथ मैं बेड पे था, अप्रैल मई जून जुलाई। 3 जुलाई को मैं हॉस्पिटल से रिलीज़ हुआ फाइनली, और उसी दिन नोटिस आया कि 27 जुलाई से मेंस है। अब मेरे पास लिमिटेड टाइम भी थे, अब 3 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में उसी में प्रिपरेशन करना था। एक मन में यह भी था कि छोड़ देते हैं, पापा बोले कि छोड़ने से अच्छा है कि एक बार दे ही लो, सिर्फ जाके बैठ जाओ, कम से कम माहौल तो पता चलेगा कैसा माहौल रहता है, कैसे एग्ज़ाम देना होता है। खैर मैं आया, एग्ज़ाम दिया और मेंस क्लियर किया। फिर इंटरव्यू हुआ,
इंटरव्यू होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बना। 14 मार्क्स कम रह गए थे उस समय। 67th BPSC का एग्ज़ाम हुआ। उसमें क्या हुआ मेरे साथ, मैं एक डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन था। मैथ्स के साथ मेरा क्या रिलेशन है वो थोड़ा मैं बताता हूँ, फिर इस पे आऊँगा। हाँ डेफिनेटली। कि मैं 10th में, मुझे मैथ्स में मतलब 10th तक मैक्सिमम मार्क्स रहते थे, 98, 99, 100 ये मार्क्स रहते थे हमेशा। ग्रेजुएशन भी मेरा मैथ्स से है। और मैथ्स के साथ ऐसा है कि कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो मैं पेन जल्दी नहीं उठाता। हाँ, वो मैं माइंड में मैं अपने सॉल्व कर लेता हूँ। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं उस क्वेश्चन को ही नहीं पढ़ पाया और मैंने गलत क्वेश्चन पढ़ लिया और इसके वजह से 44 मार्क्स में गलत करके आया डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर। और वो मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ा। मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाया 67th BPSC का। 68th BPSC दिया। उस दौरान मेरा LLB का भी एग्ज़ाम चल रहा था, उस दौरान मेंस भी था। खैर मैंने मेंस दिया और मुझे इंटरव्यू में एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स आए। 65 मार्क्स आए थे और मैं 1 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन उस बार नहीं हुआ। फाइनली ये 69th BPSC था और इसमें FAO के पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ 35 रैंक के अंदर। ओके सर, जैसे आपने इतने टाइम से तैयारी कर रहे थे और कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बहुत सारे आए होंगे, तो मुझे ये बताइए कि जैसे लोग भी काफ़ी बार नेगेटिव करते हैं, तो कुछ इस तरीके की बात क्या रहे हों जो आप शेयर करना चाहें? ऐसा होता है, बहुत मतलब कॉमन सी बात है कि अगर आप कुछ अचीव नहीं कर रहे हैं या फिर आप सक्षम नहीं हैं तो लोग आपको बोलेंगे। वो ऑब्वियस है, आप भी किसी कमज़ोर को देखते हो तो मन में कुछ ख्याल तो आता होगा। और अगर आप वीक हैं तो ये आपकी कमी है और लोग उसको अगर बोल रहे हैं तो आप उस पर अगर ध्यान देंगे तो आप खुद को मजबूत करने पे कैसे ध्यान देंगे। हो सकता है कि मेरे बारे में भी ऐसी बातें होती हूँ, पर पिछले कुछ साल से मैंने बहुत लिमिटेड लोगों से बात की है और उन्हीं लोगों के साथ मेरा कनेक्शन रहा जो मेरे साथ तैयारी करते थे। उसके अलावा मेरे माता पिता और बाकी दुनिया से मैं थोड़ा कट के रहता था। स्टूडेंट्स के साथ मेरा रिलेशन रहता था और मैं काफ़ी बिजी था अपने स्टूडेंट्स के साथ, वो कभी भी डाउट अपना लेके आते। राइट, अब आप एक कह सकते हैं बेटर स्ट्रैटेजी बताइए जो स्टूडेंट्स अभी जस्ट तैयारी जो स्टार्ट करेंगे या फिर जिनको तैयारी करना है, एक फ्रेश मिनिमम रिसोर्सेज के साथ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब आप ये भी बता सकते हैं इंटीग्रेटेड करें या फिर प्रीली और मेंस दोनों की सेपरेट करें। जैसे मान के चलो किसी के पास 1 साल है, अगला 71 वाला जो BPSC होगा उसको अटेम्प्ट करना है। मैंने एक बैच BPSC का भी पढ़ाया है, तो मेरा वो जो स्ट्रेटजी मैं वहाँ अडॉप्ट किया था वही स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ, क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। मैं किसी कोचिंग नहीं गया, किसी टीचर से मुझे गाइडलाइंस नहीं मिले, कोई सीनियर ने मुझे गाइड नहीं किया। तो मैं जो सीखा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ कि कैसे मिनिमम टाइम में कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई लिमिट नहीं रखना चाहिए कि 1 साल के अंदर मैं कर ही लूँगा, क्योंकि हर चीज़ आपके यहाँ कंट्रोल में नहीं है। आप लिख सकते हैं अच्छा आंसर, लेकिन चेक कहीं और हो रहा है तो वो मार्क्स करते हैं। तो थोड़ा बहुत लक तो मैं नहीं बोलूँगा, बट हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होती। राइट। तो एक स्ट्रेटजी ये था मेरा कि मैं इंटीग्रेटेड पढ़ाता था, PT मेंस इंटरव्यू सब साथ चल रहे हैं। न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर जब से ऐसे पेपर आ गया और न्यूज़ के अंदर कुछ न्यूज़ को स्पेशली ट्रैक करना होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हो गए, कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स चल रहे हैं उनको ट्रैक करते रहना है, कुछ नेशनल अफेयर्स हैं, कुछ गवर्नमेंट्स के स्कीम हैं, उनको ट्रैक करते रहना है कि इसमें क्या प्रोग्रेस हो रहा है। और बेटर यह है कि आप उसको कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि आप उतना ब्रिलियंट किसी का माइंड नहीं होता कि जो चीज़ों को याद रखे। हाँ। तो कॉपी में लिखते जाइए, मैं भी लिखता था, नोट्स सब पढ़ा हुआ है तो मैं उसको नोट डाउन कर रहा हूँ। साथ में कुछ अच्छे किताब हैं, आप उनको पढ़िए, जो खासकर NCERT का रोल अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया प्रीलिम्स के अंदर। ओके। पहले उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, 1 लाइनर एग्जाम होते थे तो वहाँ पर घटना चक्र पढ़ के हम लोग चले जाते थे, अच्छा मार्क्स आता था। मुझे खुद प्रीलिम्स में एक बार 122 आया, एक बार 116 आया, 113 आया, तो घटना चक्र से काम होता था। अब NCERT है तो ऐसा नहीं कि NCERT बहुत टफ किताब है, बस उसको हम लोग कभी टच करना नहीं चाहते। हमें लगता है कि ये तो बच्चों की चीज़ है, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। राइट। लेकिन अब BPSC प्रीलिम्स जो है उसका UPSC की तरह कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पुटअप आने लगे हैं। हाँ। लगभग 70 क्वेश्चन आपके पुराने पैटर्न पे ही हैं और 70-80 क्वेश्चन जो है वो
थोड़े चेंज आपको दिखेंगे उसके अंदर। ओके। तो अभी के सिनेरियो को देखते हुए, जैसे आप सभी मैंने डिटेल में पूछा था थोड़ा, आप प्री और मेंस का थोड़ा स्ट्रेटजी वाइज बताइए कि लेट्स सी वो ऐसे सिलेबस को कवर करें ताकि जल्दी से। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप सिलेबस को पढ़िए। बिना पढ़े, कई बार जैसे मैं बिना सिलेबस को अच्छे से समझे तैयारी में उतर गया, 3 दिन 4 दिन आप टाइम लो, खूब अच्छे से सिलेबस को पढ़िए। सिलेबस ज़्यादा नहीं है, 2 पन्ने का सिलेबस है, पर 2-4 दिन आप उस पर टाइम दीजिए। सिलेबस को डाइसेक्ट कीजिए, जितना डाइसेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक वर्ड वहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको डाइसेक्ट करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। और जब एक बार सिलेबस को आपने अच्छे से स्टडी कर लिया, फिर आप ऑटोमेटिक मूव करना स्टार्ट कर जाओ कि ये करना है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी 5-10 दिन आप टाइम लो। प्रीलिम्स के भी सारे क्वेश्चन पेपर्स आप एनालाइज करिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप खासकर पिछले 3 साल के अंदर। मेंस के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कीजिए, क्या पैटर्न है इसका, कहाँ से क्वेश्चन पिकअप कर रहे हैं, कैसे करंट अफेयर का क्वेश्चन किस टाइप के वहाँ से उठाया जाता है। हर चीज़ नहीं पढ़ना है, पढ़ना काफ़ी कम है, लेकिन अगर गाइडलाइंस नहीं होंगे तो फिर आप पढ़ते चले जाओगे और वो आपको कोई नहीं देगा। रीज़न ये है कि बीपीएससी के अंदर इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं पिछले, खासकर जब श्री अतुल प्रसाद सर जब से आए, बहुत सारे चेंजेस आए और भी काफ़ी कम टाइम में सडन चेंज आए। ओके। तो यहाँ पर यही है कि आप खुद से क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करिए, और जब एनालाइज करेंगे तो उसको नोट डाउन करिए कि किस तरीके से हमको कवर करना होगा, कहाँ से हमको पढ़ना होगा, किस जगह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और न्यूज़पेपर का तो रोल काफ़ी बढ़ गया है, तो उसको कवर करते जाएंगे। ओके, तो न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर मैगजीन से भी काम चल जाएगा अगर न्यूज़पेपर ना पढ़ें तो? मैगजीन ज़रूरी है। मैगजीन इसलिए कि चीज़ों को काफ़ी हॉलिस्टिक वे में उसमें दिया रहता है। जैसे कोई भी अभी पिछले कुछ 1-2 सालों से यूनिफॉर्म सिविल कोड न्यूज़ में, तो मैगजीन्स के अंदर वो रिपीटेड मोड में आते रहते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर क्या है कि उसके अंदर डिफरेंट व्यूज़ देते हैं, अलग अलग जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, उसके ऊपर जो इकोनॉमिक व्यूज़ हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंस हो जाता है, लीगल साइड क्या है उसका, उसके पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो सकते हैं। तो जो एक्सपर्ट व्यूज़ हैं वो आपको न्यूज़पेपर से ही मिलेगा, वो मैगजीन से नहीं मिलेगा। तो अगर अपने आंसर को थोड़ा सा यूनिक या स्पेशल बनाना चाह रहे हैं तो आपको न्यूज़पेपर जरूर ट्रैक करना चाहिए। ओके, तो ओवर द ईयर आपने कैसे अपने टाइम को बना के रखा, शेड्यूल को तैयारी के लिए? शेड्यूल जो था मेरा, मॉर्निंग 5:30 में उठे जाना है, न्यूज़पेपर मेरा 5 बजे आ जाता है, 2.5 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद 7 बजे से लेके 11 बजे तक, मतलब 10:30 तक क्लास होता था मेरा बीपीएससी का, तो मैं क्लास लेता था। कभी 11 बज गए, कभी 10:30, और फिर मैं रिटर्न आया, खाने के बाद फिर अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दी। तो पीटी और मेंस का दोनों का एक साथ ही चलता है, उसको सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आप पीटी का पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ मेंस की भी चीज़ें कवर हो रही हैं। तो मेरा स्ट्रेटजी ये था कि एक पर डे 2 सब्जेक्ट मैं लेके चलता था। जैसे एक टाइम में एक थोड़ा टफ ले लिया, जो मुझे टफ लगता है। जैसे हिस्ट्री में मुझे हमेशा टफ लगता था और मेरे लिए साइंस आसान है, तो मैं साइंस का कोई एक सब्जेक्ट ले लिया, साथ में हिस्ट्री ले लिया, तो 2 सब्जेक्ट मैं कवर कर रहा हूँ। और हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते अगर कहीं बोर हो गए तो फिर मोबाइल ओपन कीजिए, वहाँ एमसीक्यू है, बहुत सारे वेबसाइट हैं, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू फ्रीली अवेलेबल हैं, आप उनको बनाइए, एमसीक्यू बनाइए। टाइम को हमेशा यूटिलाइज करते रहना है। कि जैसे मेरे साथ ये है कि अगर मैं वॉशरूम में भी हूँ तो मेरे हाथ में फ़ोन है और मैंने वेबसाइट खोल रखा है और वहाँ मैं एमसीक्यू टिक कर रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ तो भी एमसीक्यू टिक कर रहा हूँ, इधर उधर टहल रहा हूँ तो भी एमसीक्यू टिक कर रहा हूँ। तो उससे क्या होता है कि सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और वो चीज़ें याद हो जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप पढ़ रहे थे। ओके, जैसे आपने ये बताया कि एमसीक्यू आप बार बार लगाते रहेंगे तो काइंड ऑफ रिवीजन हो गया। बाकी जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो स्टैटिक सिलेबस है, उसको रिवीजन आप कैसे करते थे, या फिर एक सही पैटर्न क्या होना चाहिए जिसने एक बार सिलेबस कवर कर लिया है? सबसे पहले तो सिलेबस कवर कर लीजिए, जो भी किताब है उसको आप पढ़ लीजिए। और जब भी किताब पढ़ते रहिए, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में कि मेरे पास कोई स्पेशल नोट्स नहीं है, बट किताब के अंदर ही मैंने 1 2 3 4 5 6 करके फैक्ट्स लिखे, मतलब अंडरलाइन कर दिया, एक लाइन को अंडरलाइन किया, उस पेज के अंदर फैक्ट नंबर 1 है जो मुझे याद रखना है।
सेकेंड टाइम जब मैं पढ़ूंगा पूरी बुक नहीं पढ़ूंगा, जिस पे मैंने 1 2 3 4 करके लिखा है, एक पेज के अंदर ऐसे 6-7 मैंने पॉइंट्स बना दिए, सिर्फ उन 6-7 पॉइंट्स को पढ़ रहा हूँ। तो जो किताब पहली बार मुझे पढ़ने में 15 दिन लगा था, सेकेंड टाइम मैं उसको 2 से 3 दिन में ख़त्म कर लूँगा। ओके, और इंटरव्यू जैसे आपने बताया था कि आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काफ़ी कम मार्क्स मिले थे आपको, तो ऐसा क्या इंटरव्यू गया था या फिर आपको कहीं भी ऐसा लगा कि इंटरव्यू में शायद ये कमियां या फिर ये इम्प्रूवमेंट मैं कर लेता तो और अच्छे मार्क्स आ सकते थे? एक चीज़ मैंने वहाँ गलती की थी, मुझे लगता है कि शायद उस वजह से कम आए। बाकी आंसर्स मैंने अच्छा दिया था, बट एक सवाल था उनका कि मैं बिहार एजुकेशन सर्विस को प्रायोरिटी दिया था। सर ने पूछा कि आप बीपीएस को क्यों नहीं प्रायोरिटी दिया है, वाई बिहार एजुकेशन सर्विस, वाई नॉट बीपीएस, बीपीएस बिहार पुलिस सर्विस। हाँ, डीवाईएसपी उसके अंदर सेलेक्ट होता है। तो मुझे आंसर ये करना चाहिए कि मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, मैं इतने पिछले 9-10 साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो मैं बच्चों की जो भावनाएं हैं उनको मैं समझता हूँ, उनकी जो डिमांड्स हैं वो समझता हूँ, किस तरीके से उनको पढ़ाया जा सकता है। और जब मैं वो समझ रहा हूँ तो मैं एक बेटर कैंडिडेट हूँ बिहार एजुकेशन सर्विस के लिए। तो मुझे ये आंसर करना चाहिए था, पर शायद मैं उसको अच्छा से आंसर नहीं कर पाया। मैंने सर को बताया कि सर मेरे नॉकनीज हैं, फ्लैट फीट है, शायद इसलिए मैं डीवाईएसपी के लिए परफेक्ट नहीं हूँ, तो मैंने बिहार एजुकेशन सर्विस लिया। अब इन दोनों आंसर में बहुत डिफरेंस है, एक जगह मैं अपनी कमी बता रहा हूँ, दूसरी जगह मैं अपनी क्वालिटीज़ बता रहा हूँ। ओके, सो लास्ट में जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सारे मैसेजेस हैं, बट कुछ चीज़, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ और न्यूज़ हमेशा पढ़ते रहता हूँ, उसमें मैं बच्चों की काफ़ी सारी परेशानियों को देखता हूँ और मैंने पढ़ाया भी है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, मैं एग्ज़ाम से हट के बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ, कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम यूथ जो है वो ओपन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कम से कम उन टॉपिक्स पे हमें ओपन होना चाहिए, खासकर लव अफेयर्स को लेके। जब मैं कॉलेज में था तो मेरा एक जूनियर ने सुसाइड कर लिया था मेरे बगल के रूम में, तो लव अफेयर्स की वजह से गार्जियंस को भी इस पर टॉक करना चाहिए। सेकंड चीज़ है सुसाइड को लेके, कि खासकर 11-12 के बच्चे जिन्हें उतना समझ भी नहीं है और बेचारे सुसाइड कर लेते। बिहार के बच्चे बहुत सारे कोटा। क्या आपको लगता है क्या मेन रीज़न रहता है? रीज़न है कम्युनिकेशन गैप है गार्जियन और बच्चे के बीच में, उनके सुसाइड करने का रीज़न कि एक गैप क्रिएट हो गया है। हमारी जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अंदर हम कुछ चीज़ें जो है अपने दोस्त से बोल सकते हैं, कुछ चीज़ें जो हैं हम किसी से नहीं बता सकते। उन्हें लगता है, वो उस चीज़ों के ऊपर हमें जज करते हैं। अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ, जस्ट सपोज कि एक चीज़ है जिसके बारे में हम कभी नहीं बात करते, दैट इज़ सोडोमी, कि बॉयज़ कैन ऑल्सो बी रेप्ड। तो यदि कोई बॉय अपने पिता से या माँ से ये कहता है कि आई हैव बीन रेप्ड, दे विल नॉट एक्सेप्ट दिस। इवन वो उसको फोर्स करेंगे कि नहीं नहीं, इसको बात बाहर नहीं आनी चाहिए। गर्ल्स के साथ भी है, लेकिन गर्ल्स के बारे में इस मुद्दे पे हम लोग काफ़ी बात करते हैं। लॉज भी है बहुत सारे। बॉयज़ के लिए लॉज पहली बार 2013 में बना कि माइनर बॉयज़ हैं तो उनके साथ अगर रेप होता है तो उनके लिए भी पॉक्सो जो है वो लागू है। उससे पहले बॉयज़ के लिए कोई लॉ भी नहीं था। खैर, तो इन टॉपिक्स के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे रीज़न है, लव अफेयर्स हैं, एग्ज़ाम प्रेशर है, गार्जियन के एक्सपेक्टेशंस हैं। राइट। जैसे लव अफेयर्स की आपने बात करी, आजकल जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में काफ़ी पॉपुलर है रिलेशनशिप चीज़ें, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं या फिर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो उसको शेयर करना चाहते लव अफेयर्स कॉमन है और नेचुरल है। हम अगर इंसान हैं, इंसान के अगर हम एक जीव हैं, तो ये वेरी नेचुरल है कि हमारा अफेक्शन, अट्रैक्शन किसी अपोजिट जेंडर के साथ होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब होगा, मेरे साथ भी हुआ, मैं भी रिलेशनशिप में गया, डिप्रेस्ड भी हुआ उस चीज़ को लेके। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि मेरे पास कम्युनिकेशन गैप है, मैं किसी से इस चीज़ को बोल ही नहीं पा रहा कि मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा करने में। मैं घर में रो रहा हूँ, अकेले में रो रहा हूँ और मैं इस चीज़ पे बात नहीं कर पा रहा किसी से। फाइनली मैंने अपने माँ से इस बारे में बात किया। माँ मेरी काफ़ी सपोर्टिव थी, क्योंकि वो भी बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचर हैं। लेकिन हर किसी को ऐसी माँ
पॉसिबल भी नहीं है। हाँ, और कई बार ये सब चीज़ें बात करना उतना फिजिबली पॉसिबल नहीं होता। हाँ, और जब बात नहीं करते हैं तो घुटते रहते, एक समय ऐसा आता है कि लगता है कि वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्यार ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वहाँ पर कई बार लोग गलत स्टेप लेते हैं। मैंने बहुत सारे अपने साथियों को घंटों रोते हुए देखा है, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर। मुझे लगता है कि इस पे हम लोग को बात करना चाहिए, जो यूथ हैं ओपन होना चाहिए ऐसे टॉपिक्स के ऊपर। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी अच्छा मैसेज दिया यूथ को लेकर। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इन्होंने अपनी एक्सपीरियंस को शेयर किया, जो कि डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी तैयारी के टाइम पे। थैंक यू, जय हिंद।